हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में। बेयर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, हम इस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो मित्रों, कल तक हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो अपना पार्ट थर्ड है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके अंदर हमने आर्टिकल 32 कल हमने किया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जो बात करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो ये कहता है कि अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो उसे इन्फोर्स करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो 5 तरह की रिट्स इशू करेगा। सबसे पहली कौन सी होगी? सबसे पहली रिट उसने इसमें बताई गई है आपकी हबीज कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी होगी आपकी मैंडेमस, परमादेश। तीसरी होगी आपकी सर्शोररी, उत्प्रेक्षण। चौथी होगी क्यू वारंटो, और पांचवी होगी आपकी प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये 5 तरह की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होता है। तो जिस फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है उसी के हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट उसी तरह की रिट जारी करता है। मान लीजिए सपोज कीजिए किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके कहीं पर रखा हुआ है, उसकी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, उसका आर्टिकल 21 के तहत उसका पर्सनल फ्रीडम का उल्लंघन हो रहा है, तो वह हबीज कॉर्पस की रिट के लिए जो है याचिका फाइल करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसमें जो हबीज कॉर्पस की रिट इशू करेगा। मैंडेमस की रिट किसको इशू की जाती है? पब्लिक ऑफिसर को इशू की जाती है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। मान लिया कोई पब्लिक ऑफिसर किसी ड्यूटी को करने के लिए लीगली बाउंड है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उससे वो ड्यूटी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? मैंडेमस की रिट इशू करेगा। ठीक है। उसके बाद सर्शोररी का क्या मतलब था कि भाई कोई लोअर कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी अगर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई काम कर रही है, तो उस काम के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा उसे जो है सर्शोररी की रिट कहते हैं, उत्प्रेक्षण की रिट कहते हैं। प्रोहिबिशन क्या क्या मतलब है? प्रतिषेध, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन का उल्लंघन करके, उसको ट्रांसग्रेस करके अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर यदि कोई काम कर रही है, तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन की रिट इशू की जाती है। और क्यो वारंटो जो रिट होती है वो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ इशू की जाती है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो उससे ये रिट जो है ये इशू की जाती है कि आप किस वर्च्यू से इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। यानी ये एक तरह का कारण बताओ नोटिस है। आप इस पोस्ट पर बैठे हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट पर बैठने की, आप ये काम कैसे कर रहे हैं। तो ये 5 तरह की रिट जो थी हमारा सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। अब उसके बाद आज हम बात करेंगे आपका आर्टिकल 33, 34 और 35 के बारे में। आर्टिकल 33 क्या कहता है? देखिए इधर हम अब आर्टिकल 33 को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एटसेट्रा। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, सेंटर की या स्टेट की, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। क्या कहता है ये? आर्टिकल 33 क्या कहता है? दोबारा देखिएगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट का मतलब पार्ट थर्ड, यानी फंडामेंटल राइट्स के जो दिए गए हैं इस पार्ट के द्वारा, पार्ट थर्ड के द्वारा जो राइट्स दिए गए यानी फंडामेंटल राइट, उनकी जो एप्लीकेशन का मतलब वो किस हद तक जो है फोर्सेज के ऊपर अप्लाई होंगे, फोर्सेज जो होंगी हमारी उनको मिलेंगे, उसके उसके अंदर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना। पार्लियामेंट में by law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in their application to। पार्लियामेंट लॉ बना करके ये डिटरमाइन करेगा, ये
लॉ बना करके इस बारे में विचार करेगा कि क्या कहते हैं कि भाई फिक्स करेगा कि जो राइट इस पार्ट के द्वारा हमें दिए गए हैं, तो यानी कि जो फंडामेंटल राइट जो हर सिटीजन को या पर्सन को अवेलेबल हैं, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर किस किस हद तक लागू होंगे, किस सीमा तक लागू होंगे। नंबर वन, द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होगा? आर्म्ड फोर्सेज के जो मेंबर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। द मेंबर्स ऑफ द फोर्सेज चार्ज्ड विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जो पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए जो फोर्सेज गठित की जाती है, जो फोर्सेज इस्टाब्लिश की जाती है, जिन फोर्सेज को चार्ज दिया जाता है, जैसे सीआरपीएफ होगी, सीएपीएफ होगी, हमारी पुलिस होगी, उनके जो मेंबर्स होंगे। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए ब्यूरो। किसी ब्यूरो के अंदर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है और अदर ऑर्गेनाइजेशन और किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्टाब्लिश बाय द स्टेट, जो कि स्टेट के द्वारा इस्टाब्लिश की गई है, फॉर द पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस। मतलब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो पर्सन अपने एम्प्लॉयड होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और जो चौथा क्या कहता है आपका, पर्सन्स एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पजेज ऑफ एनी ऑफ द फोर्स, ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इन क्लोज ए टू सी। मतलब ये क्या कहते हैं, चौथा कौन से पर्सन के अंदर बात करता है ये, कि वो पर्सन्स जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, किन फोर्सेज के अंदर, आर्म्ड फोर्सेज जो कि क्लोज ए के तहत दी गई है, और दूसरा जो पब्लिक मेंटेनेंस के लिए, जो पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए जो फोर्सेज हैं उनमें, और तीसरा क्या कहते हैं, किसी ब्यूरो या ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, जो इंटेलिजेंस के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, हमारा जो आर्टिकल 33 है वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके आर्म्ड फोर्सेस में जो हमारे पर्सन, आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सन हैं उनको किस हद तक इस पार्ट के राइट, पार्ट थर्ड के द्वारा जो राइट्स है वो दिए जाएंगे, वो मिलेंगे, ये निर्धारित करती है। और वो आर्म्ड फोर्सेस के वो मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। नंबर पहली बात, सभी आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, जैसे अपना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह जो भी इनके मेंबर्स होंगे वो। दूसरा क्या कहते हैं आपका, जो आर्म्ड फोर्सेस जो पब्लिक ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए जो इस्टाब्लिश की जाती है, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेनेंस के मतलब आप सीधी सी बात है, पुलिस, स्टेट जो पुलिस जो इस्टाब्लिश की जाती है, पुलिस जो होती है उसके जो मेंबर्स होंगे। तीसरा कौन से होंगे आपका, जो इंटेलिजेंस वगैरह से जो संबंधित जो पर्सनस हैं, ठीक है भाई, किसी ब्यूरो के अंदर काम करे या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेट के द्वारा इस्टाब्लिश की गई है, जो इंटेलिजेंस पर्पज के लिए सपोज, मतलब मान लीजिए जैसे सीआईए हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, अपना रॉ हो गया, जो भी इंटेलिजेंस जो ब्यूरो हैं उनके जो पर्सन्स हैं उनके वो जो पर्सन्स होंगे वो। और चौथा क्या कहता है कि ऊपर जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र किया है, चाहे वो क्लोज ए में हो, क्लोज बी में हो, क्लोज सी में हो, उनके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं वो सारे इन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एम्प्लॉयड होंगे। और इनके जो फंडामेंटल राइट होंगे वो उनके बारे में पार्लियामेंट कानून बना करके ये डिसाइड कर सकेगा कि कहाँ तक उनको ये फंडामेंटल राइट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमारे सिटीजन्स को या अदर पर्सन्स को जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन्स होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको काफ़ी कम फंडामेंटल राइट मिलते हैं। जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले, कई साल पहले, दो तीन साल पहले एक केस सुना होगा, वो बीएसएफ का एक सिपाही था, वो सैनिक था, आई थिंक तेज बहादुर। उसने एक वीडियो जारी किया था कि भाई खाने की क्वालिटी के ऊपर, तो उसको वहाँ से जो है उसको रेस्टिगेट कर दिया गया था, उसको निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसका वो फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, एक आम पर्सन अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बोल सकता है, उसके ऊपर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर बोल सकता है, लेकिन ये सेम अधिकार, क्योंकि वो आर्टिकल उसका जो है, उसको जो है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के तहत जो अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है वो उसको नहीं है वहाँ पर बीएसएफ में या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, जो जैसा कि अपने नॉर्मल सिटीजन्स को है। और क्यों नहीं है? इसका एक ही पर्पज है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की मेंटेनेंस रहे। अगर सारे अधिकार वहाँ पर दे दिए जाएंगे तो फिर डिसिप्लिन जो है रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर पर्सन पे तो अपने अधिकार की बात करेगा,
हर सैनिक होगा, हर एम्प्लॉय जो होगा वो अपने अधिकार की बात करेगा, और फिर ऐसे में जो है डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आर्म्ड फोर्सेज में तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपका सुपीरियर, आर्म्ड फोर्सेज में तो क्या होता है कि सुपीरियर ऑफिसर ने जो कह दिया, जो ऑर्डर दे दिया, उसकी पालना करनी ही करनी है। आप उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकते, आप उसके खिलाफ कहीं अपील नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये आर्टिकल 33 है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना करके हमारे आर्म्ड फोर्सेज, हमारे जो सशस्त्र बल हैं, आर्मी भी आती है, बीएसएफ भी आती है, पुलिस भी आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आती है, और इनके जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो इनके जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या वायरलेस सिस्टम से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। उन सब के बारे में, उन सब के अधिकारों, फंडामेंटल राइट के बारे में लॉ बना करके उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है कहाँ तक वो लागू होंगे इसके बारे में लॉ बना सकता है। और इसका एक ही पर्पज होता है, आर्म्ड फोर्सेज के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, जो कि बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आगे देखिए इसमें, बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। यही बात मैंने आपको बताई है कि पार्लियामेंट जो होगा लॉ बना करके ये जो जितने भी आर्म्ड फोर्सेज के जो पर्सन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उनको एब्रोगेट कर सकता है, उनको हटा सकता है, ताकि जो उनकी ड्यूटी है वो प्रॉपर उसका डिस्चार्ज हो सके और मेंटेन किया जा सके, उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेज के अंदर डिसिप्लिन को प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। इसलिए जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके आर्म्ड फोर्सेज के पर्सन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला कहते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। ये क्या कह रहा है कि इस पार्ट के द्वारा जो राइट्स हमें दिए गए हैं, अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ, मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक कानून, सेना का कानून, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार खबर आती है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, अभी बांग्ला उसमें बर्मा में, म्यांमार में मार्शल लॉ लगा हुआ है। उसका मतलब क्या होता है कि सेना जो होती है उसका कानून, उसका शासन वहाँ पर लागू हो जाता है। जो ये अपने जो चुने हुए डेमोक्रेटिक पर्सन्स हैं उनको हटा करके सेना का शासन हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया कि जब सेना का शासन होगा किसी एरिया में, तो उस एरिया में जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, जो रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं उन फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, ये बेसिकली ये आर्टिकल 34 ये कहता है। क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को जो आप ब्रैकेट में कर लीजिए, नॉट विद स्टैंडिंग से लेकर के और पार्ट तक। ये क्या कहता है कि इस पार्ट के जो ऊपर जो दिए गए प्रोविजंस हैं उनके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद के रहते हुए भी, यानी जो इस पार्ट यानी फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 के द्वारा जो राइट दिए गए हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनके बावजूद पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई, पार्लियामेंट लॉ बना करके इंडेमनीफाई कर सकता है, यानी क्षतिपूर्ति कर सकता है किसी की, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट, जो किसी पर्सन की जो कि किसी स्टेट या यूनियन की सर्विस में है, और एनी अदर पर्सन, और या फिर इसके अलावा किसी और पर्सन की बाय एनी एक्ट डन बाय हिम, ठीक है ना, इनके अलावा किसी और पर्सन की जो क्या कहते हैं बाय एन एक्ट डन बाय हिम, जो कि उसके द्वारा कोई एक्ट वगैरह किया गया है इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस, किसी मेंटेनेंस के संबंधित, या रिस्टोरेशन ऑफ एन ऑर्डर इन एनी एरिया, या किसी ऑर्डर को जो है रिस्टोर करने के लिए, ऑर्डर को लागू करने के लिए इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स, और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, punishment inflicted for future ordered or other act done with martial law in such area। ये क्या कहता है, आर्टिकल 34 क्या कहता है, देखिए सिंपल सी बात ये कहता है, ये ज़्यादा इसकी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा सोच करके घबराइए मत। ये कहता है कि अगर किसी एरिया में, इंडिया की टेरिटरी में अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लग जाता है, सेना का कानून लग जाता है, तो वहाँ पर किसी पब्लिक ऑफिसर द्वारा अपनी ड्यूटी करते हुए, ठीक है, कोई इस तरह की कोई मतलब एक्ट वगैरह किया जाता है जिससे कि किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वोलेट होता है, तो जब वो मार्शल लॉ हटेगा तो सीधी सी बात होगी पार्लियामेंट जो होगा लॉ बना करके उस फंडामेंटल राइट को दोबारा इंडेमनीफाई कर सकती है। आर्टिकल 34 क्या कहता है
कि जब किसी एरिया में मार्शल लॉ सेना का कानून लागू होगा और वहां पर कोई पर्सन, कोई पब्लिक पर्सन जो है अपने एक्ट के द्वारा या किसी भी तरह से भी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी भी पर्सन के जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो पार्लियामेंट जो होगी लॉ बना करके उस फंडामेंटल राइट का वायलेशन के कारण जो नुकसान हुआ है उस पर्सन का, उसको इंडेमनीफाई कर सकती है, उसको क्षतिपूर्ति कर सकती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि मार्शल लॉ के अंदर अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो पार्लियामेंट लॉ बना करके उस जो लॉस को, जो फंडामेंटल राइट का जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया था उसको जो है इंडेमनीफाई कर सकती है। ये आर्टिकल 34 कहता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को डिलीट मारिए, इस बात को जो ब्रैकेट में डालिए। ये क्या कहता है कि इस पार्ट के आर्टिकल 35 का कहता है कि इस पार्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने के लिए, लागू करने के लिए क्या क्या लॉज, क्या लेजिस्लेशंस होंगे। क्या कहता है, अब इसका क्लोज ए देखिए, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास पावर होगी परंतु स्टेट के लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं होगी लॉ बनाने की। किस संदर्भ में, किस रेफरेंस में, नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स अंडर क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लोज 3 ऑफ आर्टिकल 32 और एंड आर्टिकल 33 एंड 34। ये क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 16 का क्लोज 3, आर्टिकल 16 का क्लोज 3 क्या कहता था कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके, पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके ये डिसाइड कर सकती है कि किसी भी स्टेट के लोकल रेजिडेंट्स को उस स्टेट की नौकरियों में, उस स्टेट के एम्प्लॉयमेंट में जो है रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, स्पेशल प्रेफरेंस उनको दी जाए या नहीं दी जाए। ये आर्टिकल 16 का क्लोज 3 कहता है। तो आर्टिकल 16 का क्लोज 3 की लैंग्वेज से ही पता चलता है कि इसके लिए लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। उसी तरह से आर्टिकल 32 का क्लोज 3 क्या कहता था, आर्टिकल 32 का क्लोज 3 यही तो कहता था, कल जो हमने पढ़ा था, क्या कहता था कि पार्लियामेंट लॉ बना करके सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट को भी जो है रिट इशू करने की, डायरेक्शन इशू करने की या ऑर्डर इशू करने की पावर दे सकती है। इसमें भी आपने देखा कि पार्लियामेंट का नाम आया वो कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना करके। अभी हमने आर्टिकल 33 पढ़ा जिसके अंदर ये लिखा हुआ कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना करके आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर जो होंगे उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, उनको खत्म कर सकती है। और आर्टिकल 34 क्या था कि पार्लियामेंट लॉ बना करके जो है मार्शल लॉ में, जो आपका मार्शल लॉ किसी एरिया में लगा हुआ है तब वहां पर किसी के फंडामेंटल राइट्स की जो हानि हुई है उसको इंडेमनीफाई कर सकता है। तो इन्हीं 4 प्रोविजंस में आपने लैंग्वेज में ही देखा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो आर्टिकल 35 का क्लोज ए क्या कहता है कि इन जो 4 क्लोजेज हैं, आर्टिकल 16 का क्लोज 3, आर्टिकल 32 का क्लोज 3, आर्टिकल 33 और 34, इनके बारे में पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। इनके बारे में पार्लियामेंट ही कानून बना करके प्रावधान कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर इनके बारे में कानून नहीं बना सकता, कोई प्रावधान नहीं कर सकता। उसके बाद अगला देखिए हमारा क्या कहता है, ये आ गया ना यहाँ से, नोट विद स्टैंडिंग से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूशन तक आप इसको जो ब्रैकेट में डालिए। ये रहा, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matters under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32 and article 33 and 34। ये मैंने आपको बता दिया अभी। उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा सब क्लोज क्या कहते हैं, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज अंडर दिस पार्ट। आर्टिकल 35 का जो है क्लोज, आर्टिकल 35 के क्लोज ए का सब क्लोज 2 क्या कहता है कि अगर कोई क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई एक्ट्स के लिए जो यहाँ पर जो है, अगर किसी एक्ट के लिए इस पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर यानी पार्ट 3 के अंदर कोई पनिशमेंट दी गई है तो उसके बारे में भी कानून कौन बना सकती है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। दोबारा सुनिएगा कि आर्टिकल 35 का क्लोज ए तो कहता है कि आर्टिकल 16 का क्लोज 3, आर्टिकल 32 का क्लोज 3,
आर्टिकल 33 और 34 इनके बारे में पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की विधायिका इसके अंदर कानून नहीं बना सकती। स्टेट विधानमंडल इसके अंदर कानून नहीं बना सकता, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। और दूसरा सब क्लोज क्या कहता है इसका, वो ये कहता है कि अगर किसी एक्ट को इस पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो है किसी एक्ट को पनिशेबल बनाया गया है तो उसके बारे में भी कानून जो है पार्लियामेंट ही बना सकती है। जैसे अपने आर्टिकल 23, 24 इनको पनिशेबल बनाया हुआ है। आर्टिकल 23 फोर्स लेबर को पनिशेबल बनाया हुआ है। आपका आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को पनिशेबल, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो जो ऑफेंस उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिशेबल अंडर इन अकॉर्डेंस टू द लॉ उसको पनिशेबल किया जाएगा। तो इन सब के बारे में कानून कौन बनाएगा भाई, क्या कोई इनकी पनिशमेंट के लिए कानून कौन बनाएगा? अपना पार्लियामेंट तो बनाएगी। आर्टिकल 35 के क्लोज ए के सब क्लोज 2 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं, अगला एंड पार्लियामेंट शेल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट रेफर टू इन सब क्लोज 2। अब ये तो कुछ नहीं कहता, ये ज़्यादा कोई बात नहीं कहता, ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, पर वो लोग कब बनाएगी, जितना जल्दी इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद जल्दी से जल्दी जो है पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाएगी और पनिशमेंट के लिए लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने जो इसके बारे में लॉ बना रखे, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए अपना SC ST एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह बना रखे हैं, फोर्सेड बॉन्डेड लेबर्स प्रोहिबिशन एक्ट आर्टिकल 23 के तहत ही बनाए हुए हैं। तो ये तो जो है ये कुछ ज़्यादा बात नहीं कहता। उसके बाद अगला कहता है क्लोज बी क्या कहता है, एनी लॉ इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले के लॉज के बारे में बात करता है। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का कोई लॉ है जो फोर्स के अंदर है भारत की सीमा के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन क्लोज 1, with respect to any of the matters in clause 1 of clause sub clause 1 of clause A or providing for punishment। मतलब क्या कहता है, ज़्यादा इसकी लैंग्वेज के ऊपर मत जाइए। क्लोज बी क्या कहता है कि जो आर्टिकल 35 के क्लोज ए का सब क्लोज 1 है उसके रिगार्डिंग अगर पहले से ही कोई लॉ फोर्स में है इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले, और दूसरा जो सब क्लोज 2 में जो पनिशेबल जो दे रखा ऑफेंस अगर उसके बारे में भी कोई लॉ है तो पार्लियामेंट जो है सब्जेक्ट टू द टर्म देयर ऑफ एंड एनी अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन मे बी मेड अंडर आर्टिकल 372। उसमें जो है आर्टिकल 372 के तहत जो है अडेप्टेशन वगैरह को जो है कर सकता है और उसको कंटिन्यू किया जा सकता है या फिर उसको रिपील किया जा सकता है, उसको अल्टर किया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात क्या कहता है कि आर्टिकल 35 का क्लोज बी जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 35 के क्लोज ए के सब क्लोज 1 के तहत जो मैटर्स दिए हुए हैं या आर्टिकल 35 के क्लोज बी ए के सब क्लोज 2 के तहत जो ऑफेंसेस जो पनिशेबल दिए हुए हैं उनके बारे में यदि संविधान लागू होने से पहले ही कोई लॉ फोर्स के अंदर है तो उसमें जो है कोई भी मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन जो कि आर्टिकल 372 के तहत होता है उसको किया जा सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा उसको मॉडिफिकेशन अडेप्टेशन करके उसको पार्लियामेंट अल्टर कर सकती है, रिपील कर सकती है, ये सारा कुछ कर सकती है। आर्टिकल 372 बेसिकली क्या कहता है कि जो पहले के जो कानून हैं, जो संविधान लागू होने से पहले के जो कानून हैं उनके अंदर पार्लियामेंट किसी भी तरह का अल्ट्रेशन, किसी भी तरह का रिपील, आपको किसी भी तरह का उसके अंदर अल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन या उसको कानून को किसी भी तरह से रिपील वगैरह कर सकती है। इसके बारे में हम जब आर्टिकल 372 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक। आप देखते हैं इसके अंदर को शायद एक एक्सप्लेनेशन बची हुई है, उसको भी देख लेते हैं क्या कहता है ये एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं है, इन दिस एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इन दिस आर्टिकल द एक्सप्लेनेशन लॉ इन फोर्स हैज द सेम मीनिंग इन आर्टिकल 372। लॉ इन फोर्स का मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 372 के तहत जो लॉ इन फोर्स का मतलब दिया हुआ है वही इसके अंदर जो है माना जाएगा। ये ज़्यादा कोई बात तो कहता नहीं है।
ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का पार्ट। दोबारा सुनिए, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट। ठीक है, कि इस पार्ट यानी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा, जो पार्ट 3 के द्वारा जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके एनफोर्समेंट के लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं। भाई हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट इशू करेगा, हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरी क्यों वारंटो। ठीक है, पार्लियामेंट जो होगा वो लॉ बना करके सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को कम किए बिना सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ किसी अन्य कोर्ट को भी जो है रिट इशू करने की शक्ति, पावर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर क्या कहते हैं इसमें आर्टिकल एक और था कि इसके अंदर जो है आपका क्लोज 4, आर्टिकल 32 का क्लोज 4 था, वो ये कहता था कि भाई जो इस पार्ट के द्वारा जो है हमें आर्टिकल 32 के क्लोज 4 जो ये कहता है कि भाई इस पार्ट के द्वारा जो हमें राइट दिए गए हैं, ठीक है, इस आर्टिकल में जो हमें राइट दिया गया है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के तहत जो उसको सस्पेंड किया जा सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 359 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर आर्टिकल 32 को भी जो सस्पेंड किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 359 बात करता है कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फोर्स में होगी, यानी आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो जब लागू होगी, जब वो फोर्स में होगी, तो प्रेसिडेंट ऑर्डर निकाल करके आर्टिकल 20 और 21 के अलावा बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो सबको सस्पेंड कर सकता है। तो उसमें आर्टिकल 32 भी हमारा सस्पेंड हो जाता है, तो ये बात करता था। उसके बाद आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना करके अपने आर्म्ड फोर्सेज के मेंबर्स के जो फंडामेंटल राइट उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है डिसिप्लिन रखने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ अगर कहीं फोर्स में, तो पार्लियामेंट जब उन मार्शल लॉ के द्वारा अगर यदि किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ तो उसको इंडेमनीफाई कर सकती है लॉ बना करके। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि इन सब के बारे में, जैसे अपना आर्टिकल 16 का क्लोज 3 हो गया, आर्टिकल 32 का क्लोज 3 हो गया, आर्टिकल 33, 34 इनके बारे में जो लॉ बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को ही होगा। ठीक है, राज्य की विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर इसके बारे में कानून नहीं बना सकती। और इसका सब क्लोज 2 क्या कहता है कि अगर कोई एक्ट जो इसके अंदर इस पार्ट में ऑफेंस पनिशेबल दिया गया है, ऑफेंस दिया गया है, तो उसको जो उसके बारे में लॉ पार्लियामेंट ही बना सकती है। तो यही बात करता है। ठीक है, तो ये ही एक हमारा